नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे पास एक बिल्कुल ताज़ा डॉक्यूमेंट है। 2 दिन पहले 14 जनवरी 2026 को जारी हुआ है। ये आया है भारतीय म्यूचुअल फंड संघ मतलब AMFI उनकी तरफ से, और इसे म्यूचुअल फंड वितरकों के लिए मास्टर सर्कुलर कहा जा रहा है। अब ये मास्टर सर्कुलर सुनने में थोड़ा ड्राई लग सकता है, लेकिन असल में ये भारत में म्यूचुअल फंड बेचने के पूरे बिजनेस का ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल। मास्टर सर्कुलर का मतलब ही यही है कि देखिए 31 दिसंबर 2025 तक जितने भी पुराने सर्कुलर थे उन सबको मिलाकर एक सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट बना दिया गया है। इसका मकसद म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, जिन्हें हम MFDs कहते हैं, उनके लिए रूल्स को आसान बनाना है, सब कुछ एक ही जगह पर, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आज हम इसे सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, इसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए एक कहानी के जरिए इसको समझते हैं। मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल कैरेक्टर है रिया। रिया म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहती है। तो आज हमारी पड़ताल का मिशन है रिया के सफर को फॉलो करना। वो एक MFD कैसे बनेगी, उसे किन नियमों का पालन करना होगा, और ये पूरा सिस्टम उसके और उसके फ्यूचर क्लाइंट्स मतलब निवेशकों के लिए कैसे काम करेगा। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो ठीक है, रिया ने फैसला कर लिया है कि उसे MFD बनना है। पहला कदम क्या होगा? ऐसा तो है नहीं कि वो बस एक दुकान खोलकर बैठ सकती है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सिस्टम बहुत स्ट्रक्चर्ड है। रिया के लिए पहला और सबसे जरूरी कदम है एक परीक्षा पास करना। इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स यानी NISM वो आयोजित करता है। परीक्षा का नाम है NISM सीरीज VA म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जाम। इसे पास किए बिना आप इस इंडस्ट्री में कदम भी नहीं रख सकते। अच्छा, तो ये एक तरह से एंट्री टिकट है। और एग्जाम पास करने के बाद फिर क्या? एग्जाम पास करने के बाद रिया को AMFI के साथ खुद को रजिस्टर करना होगा। और जब रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा तो उसे एक यूनिक नंबर मिलेगा, जिसे कहते हैं AMFI रजिस्ट्रेशन नंबर या शॉर्ट में ARN। ये ARN ही उसकी पहचान है। तो ये ARN एक तरह से म्यूचुअल फंड बेचने का लाइसेंस हो गया, या जैसे आधार कार्ड होता है, इसके बिना आप इस दुनिया में है ही नहीं। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ये ARN उसके पैन नंबर से जुड़ा होता है, इसलिए ये यूनिक भी है और परमानेंट भी। जब तक रिया इस प्रोफेशन में है, यही ARN उसकी पहचान रहेगा। सारी कमीशन, सारे ट्रांजैक्शंस, सब कुछ इसी ARN से लिंक होगा। सर्कुलर में एक ग्रैंडफादर्ड श्रेणी का भी जिक्र है, मतलब जो पुराने लोग थे उनके लिए कुछ अलग नियम थे। हाँ, और इससे पता चलता है कि ये सिस्टम समय के साथ कैसे इवॉल्व हुआ है। 31 मई 2010 से पहले जो लोग 50 साल के हो चुके थे या जिनके पास 10 साल का अनुभव था, उन्हें परीक्षा देने के बजाय एक CPE प्रोग्राम करने का विकल्प दिया गया था। लेकिन अब जो भी नया आ रहा है, जैसे रिया, उसके लिए NISM परीक्षा कंपलसरी है। और अगर रिया अकेले नहीं बल्कि एक कंपनी बनाकर ये काम करना चाहे तो? उसके लिए भी नियम है। अगर कोई कंपनी MFD बनना चाहती है तो उसके पास कम से कम एक ऐसा कर्मचारी होना जरूरी है जिसके पास अपना एक EUIN हो। EUIN ये क्या है? EUIN का मतलब है एम्प्लॉय यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर ARN पूरी दुकान का लाइसेंस है तो EUIN उस दुकान में काम करने वाले हर सेल्स पर्सन की अपनी यूनिक ID है। इससे पता चलता है कि कौन सा ट्रांजैक्शन किस व्यक्ति ने किया है। और अच्छी बात यह है कि ये सारा प्रोसेस अब CAMS यानी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड के जरिए पूरी तरह से ऑनलाइन हो गया है। ठीक है, तो हमारी रिया ने परीक्षा पास कर ली, उसे अपना ARN भी मिल गया। अब वो अपना बिजनेस कार्ड छपवाना चाहती है। क्या वो खुद को रियाज वेल्थ एडवाइजरी या रिया फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स जैसा कुछ कह सकती है? ये सुनने में काफी प्रोफेशनल लगता है। यही पर मामला बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। सर्कुलर और सेबी के 2020 के नियम इस पर बहुत सख्त है। कोई भी MFD अपने नाम में इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर या वेल्थ एडवाइजर, वेल्थ मैनेजर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक मिनट, ऐसा क्यों? ये तो सिर्फ शब्द है। इसके पीछे रेगुलेटर की कोई बड़ी सोच है क्या? ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी रेगुलेटरी फिलॉसफी है। देखिए, रेगुलेटर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बिक्री और एडवाइजरी मतलब सलाह, इन दोनों के बीच एक बहुत मोटी और साफ लकीर खींचना चाहता है। अच्छा, एक MFD का काम म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, बेचना है,
जिसके लिए उसे एएमसी से कमीशन मिलता है। वहीं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर यानी आरआईए, उसका काम निवेशक को फी लेकर अनबायस्ड सलाह देना है। दोनों के बिजनेस मॉडल अलग हैं, जिम्मेदारियां अलग हैं, रेगुलेटर भी अलग हैं। समझ गया। तो ये इसलिए है ताकि निवेशक को कोई कंफ्यूजन ना हो कि जो व्यक्ति उन्हें प्रोडक्ट बेच रहा है वो सलाहकार होने का दावा ना करे, क्योंकि एक सलाहकार की जिम्मेदारी निवेशक के प्रति ज्यादा होती है। प्रिसाइसली, बिल्कुल। इसीलिए सिर्फ नाम पर रोक ही नहीं है, बल्कि एक अनिवार्य टैगलाइन भी है। रिया को अपने बिजनेस कार्ड, वेबसाइट, लेटर हेड, हर जगह अपने नाम और एआईआरएन के साथ एम्फी पंजीकृत म्यूचुअल फंड वितरक लिखना ही होगा। ये पारदर्शिता के लिए है, ताकि क्लाइंट को पहले दिन से पता हो कि वो किससे डील कर रहा है। चलिए, ये तो बहुत साफ हो गया। अब मान लेते हैं कि कुछ साल हो गए हैं, रिया का काम बहुत अच्छा चल रहा है, उसके पास काफ़ी क्लाइंट्स हैं। अब वो अपने इंडिविजुअल बिजनेस को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बदलना चाहती है। यहाँ तो एक बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती होगी। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये एक क्लासिक चिकन एंड एग प्रॉब्लम थी जिसे इस सर्कुलर ने सुलझाया है। देखिए, प्रॉब्लम क्या थी। नई कंपनी को एआरएन लेने के लिए एक यूएआईएन वाले कर्मचारी की जरूरत है। रिया अपना ही यूएआईएन इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन वो तो उसके पर्सनल एआरएन से जुड़ा हुआ है। वो एक ही समय में अपना पर्सनल एआरएन बंद करके यूएआईएन को नई कंपनी से नहीं जोड़ सकती, क्योंकि इस प्रोसेस में समय लगेगा और तब तक उसका बिजनेस पूरी तरह ठप हो जाएगा। एयूएम ट्रांसफर रुक जाएगा, कमीशन रुक जाएगी। अरे, मतलब बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश में बिजनेस ही बंद हो जाए। तो इसका क्या समाधान निकाला गया है? समाधान है एक बहुत ही स्मार्ट चीज, जिसे कहते हैं प्रोविजनल एआरएन। रिया की नई कंपनी को 6 महीने के लिए एक टेम्पररी या प्रोविजनल एआरएन जारी कर दिया जाता है। इस दौरान रिया का पर्सनल एआरएन भी चलता रहता है। अच्छा, तो उसे एक ब्रीदिंग स्पेस मिल जाता है। एग्जैक्टली। इन 6 महीनों में वो अपनी नई कंपनी को सभी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों एएमसीज के साथ एम्पैनल करवा सकती है। अपने सारे क्लाइंट्स के एयूएम को पुराने एआरएन से नए कंपनी एआरएन में ट्रांसफर करने का पेपरवर्क पूरा कर सकती है। जब सब कुछ सेट हो जाता है, तब वो अपना पर्सनल एआरएन सरेंडर करती है। उसका ईयूआईएन फ्री होकर नई कंपनी के एआरएन से लिंक हो जाता है और प्रोविजनल एआरएन एक्टिव एआरएन बन जाता है। वाह, ये तो बहुत सोचा समझा समाधान है। ये दिखाता है कि एम्फिस सिर्फ नियम नहीं बना रहा, बल्कि बिजनेस की ग्रोथ और कॉन्टिन्यूटी को भी समझता है, उसे सपोर्ट कर रहा है। ये सिर्फ रूल मेकिंग नहीं, बल्कि बिजनेस एनेबलमेंट है। आपने एकदम सही कहा। ये एक सहज हस्तांतरण सुनिश्चित करता है, जिससे व्यवसाय बिना किसी रुकावट के चलता रहता है। ठीक है, तो अब रिया की कंपनी भी बन गई है, बिजनेस ट्रांसफर भी स्मूथली हो गया। अब सबसे जरूरी सवाल पे आते हैं, पैसे। एक एमएफडी की कमाई कैसे होती है? व्हाट्स द बिजनेस मॉडल? इस सर्कुलर में कमीशन के मॉडल को बहुत साफ तौर पर बताया गया है और इसे फुल ट्रेल कमीशन मॉडल कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि वितरक को कोई भी अपफ्रंट कमीशन नहीं मिल सकती है। कमाई का एकमात्र जरिया है ट्रेल कमीशन। ट्रेल कमीशन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जब तक रिया का क्लाइंट उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट रहता है, तब तक रिया को उस क्लाइंट के कुल निवेश यानी एयूएम का एक छोटा सा प्रतिशत हर साल कमीशन के तौर पर मिलता रहता है। ये कमीशन एएमसी देती है। कोई भी दूसरा इंसेंटिव, कोई तोहफा या अपफ्रंट पेमेंट, ये सब पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? अपफ्रंट कमीशन में क्या बुराई थी? देखिए, पहले के जमाने में अपफ्रंट कमीशन का चलन था। इससे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स सिर्फ नया पैसा लाने और क्लाइंट को एक फंड से दूसरे फंड में बार बार स्विच करवाने पर जोर देते थे, जिसे चर्निंग कहते हैं, क्योंकि हर नई खरीद पर उन्हें मोटी अपफ्रंट कमीशन मिलती थी, भले ही निवेशक को फायदा हो या ना हो। फुल ट्रेल मॉडल ने इस खेल को ही बदल दिया। अब डिस्ट्रीब्यूटर तभी कमाएगा जब निवेशक लंबे समय तक इन्वेस्ट रहेगा और पैसा बनाएगा। ये वितरक के हित को निवेशक के लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ जोड़ता है। ये तो निवेशक के लिए बहुत अच्छी बात है। मैंने इसमें एक और बहुत ही सरप्राइजिंग नियम पढ़ा। एक मिनट, क्या इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक एमएफडी हूं और मैं अपने ही पैसे म्यूचुअल फंड में लगाता हूं तो मुझे उस पर कोई कमीशन नहीं मिलेगा? क्यों? ये तो थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। और ये अजीब नहीं बल्कि बहुत जरूरी नियम है। ये हितों के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रोकता है।
कल्पना कीजिए अगर एमएफडीज को खुद के निवेश पर कमीशन मिलता तो वो शायद ऐसे फंड्स में ज्यादा निवेश करते जहां कमीशन ज्यादा हो, न कि वहां जहां रिटर्न अच्छा हो। ये नियम सुनिश्चित करता है कि सिस्टम साफ सुथरा रहे। दैट मेक्स सेंस। और कमीशन के लिए यूआईएन का जिक्र करना कितना जरूरी है? ये बेहद जरूरी है। हर ट्रांजैक्शन के साथ उसे प्रोसेस करने वाले व्यक्ति का वैलिड यूआईएन कोड देना अनिवार्य है। अगर किसी ट्रांजैक्शन में यूआईएन कोड नहीं है तो एएमसी उसे 30 दिन के लिए होल्ड पर रखती है। अगर 30 दिन में भी सही यूआईएन नहीं दिया गया तो उस ट्रांजैक्शन से जुड़ी सारी ट्रेल कमीशन स्थायी रूप से जब्त हो जाती है। जब्त मतलब हमेशा के लिए? हाँ, वो पैसा हमेशा के लिए फॉरफीट हो जाता है। ये व्यक्तिगत विक्रेता के स्तर पर जवाबदेही तय होता है। बिजनेस में और जिंदगी में सब कुछ हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं होता। ये सर्कुलर ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को कैसे हैंडल करता है? मान लीजिए कोई एमएफडी अपना एआरएन समय पर रिन्यू कराना भूल गया, तब क्या होगा? इसका असर तो इमीडिएट होता है। जिस दिन एआरएन एक्सपायर होगा उसी दिन से एएमसीज उसका ट्रेल कमीशन रोक देंगी। एमएफडी को 3 महीने का ग्रेस पीरियड मिलता है रिन्यू करने के लिए। अगर 3 महीने में भी रिन्यू नहीं कराया तो एएमसीज उसके सभी क्लाइंट्स को चिट्ठी भेजकर इन्फॉर्म करेंगी कि आपके वितरक का एआरएन एक्सपायर हो गया है। और अगर उसके बाद भी रिन्यू नहीं किया तो? अगर 3 महीने के ग्रेस पीरियड के बाद भी रिन्यू नहीं हुआ तो जो कमीशन रोकी गई थी वो स्थायी रूप से फोरफेट हो जाएगी। वो पैसा फिर कभी नहीं मिलेगा। संदेश बिल्कुल साफ है, कंप्लायंस इज नॉट ऑप्शनल, आपको नियमों का पालन करना ही होगा। ये तो हुई भूल की बात, लेकिन किसी वितरक की मृत्यु जैसी दुखद और संवेदनशील स्थिति में क्या होता है? क्या उसका सारा बिजनेस, उसकी सालों की मेहनत बेकार चली जाती है? नॉमिनी उस बिजनेस को आगे चला सकता है? हाँ, अगर नॉमिनी खुद भी एक योग्य एमएफडी है, मतलब उसके पास अपना एआरएन है, तो उसके लिए मृतक के पूरे एयूएम को अपने एआरएन में ट्रांसफर करवाने की भी एक विस्तृत प्रक्रिया है। इसके लिए उसे सभी क्लाइंट्स को सूचित करना होता है और उन्हें आपत्ति जताने के लिए 15 दिन का समय देना होता है। अगर कोई क्लाइंट आपत्ति नहीं करता तो एयूएम ट्रांसफर हो जाता है। ये पूरी प्रक्रिया मृत्यु के 12 महीने के अंदर पूरी करनी होती है। यह व्यापार की निरंतरता सुनिश्चित करता है। और अगर क्लाइंट ही वितरक बदलना चाहे तो? व्हाट आर द इन्वेस्टर्स राइट्स? यहाँ पर शक्ति पूरी तरह से निवेशक के हाथ में है। क्लाइंट जब चाहे अपना वितरक बदल सकता है। इसके लिए उसे पुराने वितरक से किसी भी तरह के अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी की कोई जरूरत नहीं है। वो बस नए वितरक के साथ एक फॉर्म भरेगा और एएमसी को दे देगा। लेकिन इससे तो एमएफडीज एक दूसरे के क्लाइंट्स को लुभाने की कोशिश कर सकते हैं, जिसे क्लाइंट पोचिंग कहते हैं। इसी को रोकने के लिए एक कूलिंग ऑफ अवधि का नियम है। जब एयूएम एक वितरक से दूसरे में ट्रांसफर होता है तो नए वितरक को उस ट्रांसफर हुए एयूएम पर अगले 12 महीनों तक कोई ट्रेल कमीशन नहीं मिलती है। 12 महीने के बाद कमीशन शुरू होती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि वितरक सिर्फ कमीशन के लिए क्लाइंट्स को न लुभाएं बल्कि अच्छी सर्विस के दम पर बिजनेस बनाएं। तो इन सब का क्या मतलब है? इस पूरे चर्चा को समेटें तो ये मास्टर सर्कुलर सिर्फ एक नियम पुस्तिका नहीं है। ये तो भारत में पूरे म्यूचुअल फंड वितरण इंडस्ट्री के वास्तुकला की रूपरेखा जैसा है। एक तरफ ये निवेशकों के हितों की रक्षा करता है तो दूसरी तरफ एमएफडीज की व्यावसायिक जरूरतों का भी ध्यान रखता है। बिल्कुल। यहाँ आकर्षक बात यह है कि ये सिस्टम कैसे छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स से बना है जो मिलकर एक मजबूत ढांचा तैयार करते हैं। एआरएन और यूआईएन जैसी यूनिक आईडी के जरिए ये हर स्तर पर जवाबदेही तय करता है। नामकरण के सख्त नियमों से ये पारदर्शिता लाता है। फुल ट्रेल कमीशन मॉडल के जरिए ये एमएफडी और निवेशक के हितों को एक सीध में लाता है। और प्रोविजनल एआरएन और नॉमिनेशन जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से ये व्यापार की निरंतरता और विकास को भी संभव बनाता है। ये सर्कुलर वितरक के आचरण और जिम्मेदारियों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करता है। सही। और यहीं पर ये हमारे श्रोताओं के लिए सोचने का एक बिंदु छोड़ता है। जैसे जैसे निवेश का परिदृश्य और जटिल होता जा रहा है, एक वितरक की भूमिका भविष्य में और कैसे विकसित हो सकती है? क्या सिर्फ प्रोडक्ट बेचना काफी होगा? और यह सुनिश्चित करने के लिए किन नए कौशलों या अनुमानों की आवश्यकता हो सकती है कि वे केवल लेन देन करने से आगे बढ़कर अपने क्लाइंट्स को वास्तविक मूल्य प्रदान करते रहें?